तो वेलकम गर्ल। और आप इस वक्त डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ काउंसलिंग के एक पार्ट में मैं आपको शिक्षा शास्त्र के बारे में बताऊंगा। शिक्षा शास्त्र में आप फिफ्थ सेमेस्टर में आ गए हैं। बहुत ही भाग्यशाली स्टूडेंट हैं जो इस वक्त फिफ्थ सेमेस्टर में नई शिक्षा नीति के सबसे हाईएस्ट सेमेस्टर में आप इसमें पढ़ रही हैं। और आपके लिए शिक्षा शास्त्र में बहुत परिवर्तन किए हैं, नए सिलेबस में, नई शिक्षा नीति के कितना बढ़िया तरीके से परिवर्तन किया है। जो आपका 5वां सेमेस्टर का जो शिक्षा शास्त्र का पेपर है, इसमें आपके पास शैक्षिक सांख्यिकी आ गई है। और शैक्षिक सांख्यिकी में क्या है कि आपको आंकड़ों का एक रेखा चित्र के द्वारा प्रस्तुतिकरण करना है। एक आपके पास यूनिट 3 में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। हम सीधे टॉपिक पे ही रहते हैं और टॉपिक पे आते हैं। तो एनईपी की नई शिक्षा नीति की स्टूडेंट हैं, आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो शैक्षिक सांख्यिकी का ज़िंदगी में बहुत बड़ा आपके महत्व है। आपकी अपनी ज़िंदगी में आपने देखा होगा कि अगर आपको गणित आता थोड़ा सा, भले ही आप 8 साइड के स्टूडेंट हैं, तो कहें कि हमारे पास इस गणित की क्या ज़रूरत है। तो आप ये देखते हो कि आपके घर में आपका पैसे खर्च करने का बजट होता है। यस सर। है ना, होता है। यस। तो अगर आपके घर में कुछ पैसे आते हैं तो उस पैसे से क्या करते हैं आप लोग? बजट को सेट करते हैं। यस। तो बजट के लिए आपको हर तरीके की मद बना देते हैं कि मेरा पैसा इतना यहाँ खर्च होगा, शिक्षा पे खर्च होगा, इतना घर की दवाइयों पर खर्च होगा, ये पैसा मेरे सुरक्षा पे खर्च होगा, ये फैमिली के और भोजन पानी और इन सारी सुरक्षाओं में खर्च होगा। तो इस तरीके से आप बहुत सारी मदों को तैयार कर लेते हैं ना। यस सर। तो उन मदों को तैयार करते हो तो बहुत अच्छा तरीका क्या होता है कि आपको जैसे 10,000 रुपये मिले तो आप बहुत होशियार गृहिणी जो होती हैं वो एक चार्ट पेपर बना लेती हैं और वो अपना ये देखते हैं कि उस चार्ट पेपर पर उन्होंने हिसाब लगा लिया कि मुझे इतना एक ग्राफ बनाया और उसमें बना के रख लिया कि मुझे इतने पैसे इसमें खर्च करने, इतने इसमें खर्च करने, बाद बाकी अपनी सुरक्षा के लिए बचत खाते में रखने हैं। अब क्या हुआ कि ये सब चीज़ें होशियार गृहिणी बनी कैसे? तो होशियार गृहिणी बनाने के लिए आपको, वैसे पूर्व ज़माने से हमेशा से गृहिणी होशियार रही, उसके पास ज़रूर बचत रहती थी। घर के परिवार में कुछ भी खर्चा हो तो बचत बैंक की फिर हो सकती है, लेकिन घर के अंदर माँ जो होती है या पत्नी जो होती है वो बहुत अच्छी तरीके से अपना बचत तब भी रखती है, ज़रूरत पे वो पैसा काम, जबकि वो कमाती भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो घर की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। तो इसको क्या किया गया कि वो गृहिणी बहुत अच्छी तरीके से आंकड़ों का बाजीगरी को समझ सके, तो वो अगर एक रेखा चित्र बना लेते हैं। उन्होंने रेखा चित्र ये बनाया कि मेरे को 10,000 रुपये मिले और मैंने 10 काम मेरे घर के और 10 कामों के लिए मैंने 1,000 रुपये का बजट लिख दिया। अब ये देखना है कि 1,000 के बाद अगर मेरा किसी में 1,200 रुपया खर्च हो गया तो तुमको कैसे पता चलेगा? तो तुमने 1,200 यानी कि एक आपके पास मूलधन था, एक आपने खर्चा देखा। तो उस खर्चे को जब देखा आपने तो वो खर्चे वाला ग्राफ जो है ऊपर उठ गया। आपने उसका भी बना दिया कि मेरा तो 1,200 रुपये महीने में खर्च हुआ। ठीक, तो यानी कि इसने आपको ये शो कर दिया कि जो मूल ग्राफ था उससे आपका वजन ऊपर को उठ गया। तो दूर से देखते ही आपको ये लग गया कि भाई इसमें तो मेरे को ज़्यादा पैसा खर्च हो गया, तो मुझे दूसरा वाला जो मद होगा उसमें जो मद है उसमें मुझे कम खर्च करना चाहिए। अगर ऐसे ही सभी मदों में बढ़ता जाएगा तो आखिरी वाली मद होगी उसके लिए पैसा ही नहीं बचेगा। है, लेकिन एक चीज़ का आपको और अंदाज़ा लग जाएगा दूर से देखते ही। आप चलते फिरते घर में काम कर रहे हैं, बोले अरे भाई ये तो भाई 1,200 रुपये पहुँच गया, तो इसका मतलब है कि हम घाटे पे जा रहे हैं। एक तरीके से जो हमें बचत करनी थी खर्चा ही होता चला जा रहा है, बचत कहाँ हो रही है। तो इन सब चीज़ों को समझाने के लिए पहले तो मैं आपको एक रेखा चित्र जो बनते हैं इसकी मैं रूपरेखा आपको बताऊंगा कैसे प्रस्तुतिकरण करते। रेखा चित्र आखिर है क्या, ये चीज़ आपको समझनी है। तो रेखा चित्र को हम लोग अपने पढ़ाई लिखाई की भाषा में बोलते हैं जब 2 या 2 से अधिक चर होते हैं, इन्हें हम इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। इसको मैं आगे एक्सप्लेन और कर दूंगा। तो परिभाषा पे हम आते हैं, जब 2 या 2 से अधिक
चरों को अथवा एक चर को विभिन्न मूल्यों को रेखाओं, वक्रों या आकृति द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तब इस प्रकार जो आकृति या रेखा चित्र बनता है या ग्राफ, जो चीज़ बनती है वो क्या कहलाता है, वो पूरी आकृति को हम लोग क्या कह देते हैं, रेखा चित्र कह देते हैं। या इसको हम अक्सर ग्राफ बोलते हैं, ग्राफ बना के लाओ, तो वो ग्राफ बन के आता है जब असली चीज़ क्या है, दो या दो से अधिक हो या कोई एक चर हो। चरों को हम मूल्य के बेस पर एक रेखाएं बनाना शुरू करते हैं या उसमें कोई वक्र बनाते हैं या कोई हम उसकी आकृति बनाते हैं। इससे निरूपित जब हम करते हैं तो इस प्रकार बनी जो आकृति होती है वो रेखा चित्र कहलाती है। और अगर इससे जो विधि को अगर हम कहते हैं तो बोले विधि कौन सी है, तो वही चीज़ सेम टू सेम जो शब्द हमने बोले तो रेखा चित्रण विधि कहलाएगी। आलेख बनाया हमने तो इसका चित्रण करा तो ये एक विधि है, या ग्राफ बनाया तो ग्राफीय चित्रण एक विधि है। तो ये विधियाँ हो गई इसकी। और ये मैं आपको नोट्स भी दे दूँगा अभी मैं इसका एक पिक मैं वीडियो में भी डाल दूँगा, जिससे कि बच्चों को बहुत आसानी रहेगी समझने में। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं। आखिर हम जब इस लाइन में चलते हैं, इस लाइन को समझते हैं, तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या बनते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहला रेखा चित्र का प्रस्तुतिकरण जो है वो संख्यात्मक आंकड़ों का विश्लेषण करने का एक तरीका है। यानी कि हम इसमें एनालिसिस कर रहे हैं, सांख्यिकी 2, 4, 6, 8 गणितीय संख्याओं का हम क्या कर रहे हैं, इसका विश्लेषण कर रहे हैं। कि जैसे हमारे 10,000 रुपये तो यानी 10,000 गिनती है, इसका हम विश्लेषण कर रहे हैं। हज़ार मदों में बांटा यानी कि यहाँ भी सांख्यिकी है, यानी कि गणित है, गिनती है, तो इसका हम क्या कर रहे हैं, हम विश्लेषण कर रहे हैं। तो हम इसका रेखा चित्र को प्रस्तुतिकरण करने पे हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले संख्यात्मक आंकड़ों का हम लोग विश्लेषण करते हैं। पहला ये तो एक तरीका हो गया। दूसरी बात कहते हैं जब हम ग्राफ बनाते हैं तो कहते हैं एक चार्ट है। ग्राफ क्या है, एक चार्ट है। हम जिसके माध्यम से सांख्यिकी आंकड़े जो हैं, ग्राफ में भी हम क्या करते हैं, सांख्यिकी आंकड़ों को उसकी सतह पर अंकित, जो उसकी सतह है चार्ट पेपर की, उसकी सतह पर हम बिंदु पॉइंट रखते जाते हैं और फिर इन बिंदुओं को मिलाते जाते हैं और उससे रेखाएं बन जाती हैं या वक्र बन जाते हैं। वक्र मतलब कर्व, इस टाइप से घूम जाता है किसी तरीके। तो ये चीज़ के रूप में हम इसे दर्शा देते हैं। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। ग्राफ हमें दो चरों या एक चर, पहले तो दो चरों की बात हम कर रहे थे तो इनके मध्य की बात होगी, और अगर हम एक चर की बात करेंगे तो उसके मूल्यों के आधार पर जाएंगे। तो दो चरों के मध्य में कारण और प्रभाव, काज एंड इफेक्ट, क्या कारण था और क्या प्रभाव हुआ, इसके बीच में हम रिलेशनशिप का अध्ययन करते हैं। तो क्या करते हैं हम, ग्राफ में हम दो वेरिएबल्स होंगे, इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में हम काज और इफेक्ट, क्या कारण था इन दो वेरिएबल्स के बीच में ऊंच नीच होने का, क्या कारण है, क्या इस पर प्रभाव क्या होता है, इसका हम अध्ययन करते हैं, है ना? कारण और प्रभाव का बहुत बढ़िया। अगले पॉइंट में हम आते हैं कि ग्राफ जो है एक चर में परिवर्तन की सीमा, एक चर में परिवर्तन हुआ, जैसे कि समय में परिवर्तन हुआ। जैसे हमको 10,000 रुपये खर्च करने थे, एक महीने में खर्च करने थे। अब हमसे किसी ने ये कह दिया कि ये 10,000 रुपये हम तुम्हें एक महीने नहीं दिया करेंगे, हम तुमको 15 दिन में दिया करेंगे। तो क्या हुआ, आप खुश होगे कि दुखी होगे? यानी कि इस पर क्या हुआ, प्रभाव पड़ा। लेकिन क्यों हुए खुश? क्योंकि हमारा समय जो था कम कर दिया गया। और यही अगर समय को हम ज़्यादा कर दें कि हम तुमको भैया 10,000 रुपये देंगे लेकिन 6 महीने में दिया करेंगे, तो आप क्या हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। यानी कि सुख और दुख दोनों चीज़ें एक प्रभाव है, यानी कि समय का कम करने से या ज़्यादा करने से। समय ज़्यादा करने के साथ साथ दूसरी एक और चीज़ थी, वो था धन। धन का प्रभाव था कि धन के कारण अगर धन नहीं होता, तो अगर धन को देने की बात नहीं होती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो धन, हमको मालूम है कि हमको डबल तनख्वाह मिल सकती है, हमारा बजट जो है हमें बहुत ज़्यादा खर्च आराम से करेंगे। तो इस चीज़ का एक कारण और प्रभाव दोनों सामने आए। ग्राफ हमें, जब एक चीज़ एक चर में परिवर्तन हो जाता है तो आप देखें तो एक चर में अगर हमने कुछ परिवर्तन किया तो दूसरे पे इफेक्ट जरूर पड़ेगा। ठीक, अगर हमने समय को किया और धन पे प्रभाव पड़ेगा,
अगर 30 दिन पर हम 10,000 रुपये देते हैं तो यहाँ पर हमने धन वही रखा, समय बदल दिया तो उसका धन पे प्रभाव पड़ा, क्योंकि वो सैलरी हमारी अब जो है हमको 20,000 रुपये पड़ेगी जाके, क्योंकि अभी तो हम 15 दिन पे अगर 5,000 हमारा साथ पड़ रहा था, लेकिन अगर वही हमने 10,000 रुपये 15 दिन पर कर दिए हमने लाके, तो वो हमारे कितने जस्ट डबल हो गए, तो वो हमको फ़ायदा होगा। और अगर लंबा समय कर देंगे तो नुकसान होगा। एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात आपके लिए आती है, ग्राफ हमें क्या करता है, समय श्रृंखला, मैंने अभी टाइम के बारे में बताया था, और आवृत्ति विवरण, आवृत्ति का वितरण यानी फ्रीक्वेंसी वितरण कि एक समय में हमारी कितनी आवृत्तियाँ हो सकती हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी बार हो सकती है। तो जो भी वाइब्रेशंस निकलते हैं वो उनको हम फ्रीक्वेंसी में गिनते हैं। तो इन दोनों का अध्ययन करने में हमको ग्राफ जो होता है सक्षम बना देता है, क्योंकि वे समस्याओं का स्पष्ट विवरण करते हैं और सटीक विवरण करते हैं। ग्राफ से हमको साफ साफ दिखाई दे जाएगा, बिल्कुल सटीक निर्णय होगा कि हमने ये देखा कि हमारा 5 मिनट के अंदर कितने बार वो होता है बोलना। अगर हम बोलते हैं 5 मिनट में 100 शब्द बोलते हैं, वाइब्रेशन हुआ हमारा, और हमारा मिनट के हिसाब से हमारा वाइब्रेशन हुआ। अगर ऐसे ही हमने 10 मिनट किया तो वाइब्रेशन हमारा बढ़ेगा। तो ये सटीक सूचना मिल रही है हमको, है ना। तो अब आप बताओ कि आपको आज की पढ़ाई कैसी लगी? अच्छी लगी। तो शैक्षिक सांख्यिकी के बारे में आप आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं, फिर भी गणितीय मेथड्स आपके सिलेबस में हैं, तो केवल इसी को ध्यान में रखा गया है कि आप आर्ट साइड के हों चाहे कहीं किसी भी सब्जेक्ट के हों, थोड़ा सा आकलन गणित का हिसाब समझना चाहिए, जिससे कि आपको अपनी गृहस्थी और सारे कार्य को समझने में बहुत आसानी रहे, सुविधा रहे। और थोड़ा सा मंथन आप करेंगे तो ये आपको सांख्यिकी बहुत अच्छी लगेगी। छत्रपति साहू जी महाराज के इस नए सिलेबस में आपको बहुत आनंद आएगा और समझने में भी बहुत आसानी रहेगी, है ना। तो कोई समस्या तो नहीं है आपको? कोई है? अच्छा लग रहा है पढ़ाई में? ठीक है। तो अपने दोस्तों को भी यही बताना चाहोगे कि आप लोग क्लास में आएँ, सारे लोग ऐसे ही पढ़ें, हैं? तो कुछ कहना है अपने दोस्तों को? नहीं कहना है कि वो आए स्कूल में, या क्या कहना चाहते हो? हाँ सर, बात तो ये कि आना ही कोई नहीं स्कूल चाहता है। अच्छा, तो पढ़ाई का तो अच्छा रुचि तरीके से हो रहा है, फिर क्यों नहीं आना चाहते? पता नहीं सर। लेकिन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? सर आना चाहिए। हैं, पढ़ाई क्या चीज़ है? पढ़ाई का महत्व जानना चाहिए। जानना चाहिए। ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण, लड़कियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है पढ़ाई करना, है। तो यहाँ रामनिवास महाविद्यालय में तो आपको पढ़ाई का स्तर अच्छा लग रहा है? यस सर। आपको सब समझ में आ रहा है? यस सर। तो अपने दोस्तों को बुलाना चाहोगे कि सारे लोग आएँ और पढ़ें खूब? यस सर। तो बता दो दोस्तों को कि सारे लोग आओ पढ़ो, कह दो। हाँ बोल दो। हाँ सभी साथियों, हाँ सभी साथियों को कॉलेज आना चाहिए। सभी साथियों को कॉलेज आना चाहिए, स्कूल में क्लास डेली चालू। हाँ खूब पढ़ना चाहिए मन लगा के। हाँ तो जीवन अच्छा बनेगा। तो गुड लक तुम्हारे लिए मेरी तरफ से, गुड लक। खूब अच्छे तरीके से ऐसे मन लगा के पढ़ो। ओके।